चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th मैथ्स का अध्याय 12 है, जिसमें व्रत से संबंधित जो क्षेत्रफल है इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। पहली परिभाषा क्या है? व्रत की परिधि, है ना। व्रत की परिधि में दिया हुआ है कि व्रत के अनुदिश एक बार चलने में तय की गई दूरी उस व्रत की परिधि कहलाती है। तो सबसे पहले देखते हैं डायग्राम के माध्यम से। एक ये व्रत होता है, ये इसका केंद्र बिंदु है। अब यदि इस व्रत में मान लीजिए एक बिंदु है और यहाँ से मैंने चलना स्टार्ट किया पूरा, और चलने के बाद फिर से घूम के मैं इसी बिंदु पर वापस आ गया, ठीक है। तो वापस आने के बाद क्या होगा कि ये इस पाथ को मैंने पूरा कंप्लीट किया है, और इस पाथ को पूरा कंप्लीट किया है मतलब ये पाथ क्या है? ये पाथ ही व्रत की परिधि होती है, ठीक है। अब यहाँ से समझते हैं डेफिनेशन के माध्यम से कि व्रत के अनुदिश। व्रत के अनुदिश का मतलब ये है कि इसी व्रत की जो परिधि बनाई हुई है, व्रत का जो पाथ बनाया हुआ है, इसी के ऊपर की बात हो रही है। एक बार चलने में तय की गई दूरी मतलब एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर लिया, और एक चक्कर पूरा कंप्लीट करने में जितनी दूरी मैंने तय किया है वही क्या है? व्रत की परिधि होती है, ठीक। तो इसको फॉर्मूला के माध्यम से ये लिखा जा सकता है कि व्रत की परिधि किसके बराबर होती है? ये होती है पाई इंटू डी, ठीक है। और इसका एक और फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अब यहाँ समझते हैं ये क्या क्या चीज़ें हैं। ये जो डी है, डी क्या है? व्रत का व्यास है, व्रत का व्यास है। और व्यास क्या होता है? व्यास ये होता है, ये व्रत का केंद्र है। यदि यहाँ से एक लाइन में खींच दूँ जो व्रत के केंद्र से होकर जा रही है, ठीक है, व्रत के जो अंदर है और कोई एक रेखा जो व्रत के केंद्र से होकर जा रही है, वही क्या है? व्रत का व्यास कहलाती है। इसको डी से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। उसके बाद ये जो आर है, ये आर क्या है? व्रत की त्रिज्या है, व्रत की त्रिज्या है, ठीक। ये जो डी है इसको यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया हमने, और जो आर है ये प्रदर्शित कर दिया, ठीक है। तो व्रत की परिधि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई इंटू डी या फिर 2 पाई आर। अगला देखते हैं व्रत का क्षेत्रफल। व्रत के क्षेत्रफल में क्या होगा कि व्रत की परिधि के मध्य से घिरे हुए क्षेत्र की माप, है ना। मान लीजिए एक व्रत है और यहाँ पर व्रत की परिधि बोला है, तो व्रत की परिधि तो ये है, और परिधि के मध्य जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है, मतलब कौन सा क्षेत्रफल की बात हो रही है? इस क्षेत्रफल की बात हो रही है। ये जो क्षेत्रफल है ये क्या है? यही व्रत का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो व्रत की परिधि के मध्य घिरे हुए क्षेत्र का माप, है ना। और क्षेत्र कौन सा है? ये जो परिधि के मध्य में स्थित है यही वाला क्षेत्र है, और इस क्षेत्र की माप क्या हो जाएगी? व्रत का क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक। तो व्रत का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा? फॉर्मूले के माध्यम से यदि हम नोट करना चाहें तो ये होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पर आर क्या है? व्रत की त्रिज्या हो जाएगी, ठीक। तो एक नया फॉर्मूला बन के आया है कि व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। व्रत की परिधि क्या है? 2 पाई आर या फिर पाई इंटू डी। अगला देखते हैं व्रत की त्रिज्याखंड, है ना। व्रत का त्रिज्याखंड। अब त्रिज्याखंड में क्या होता है? एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो, ठीक है। एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। एक व्रत है, इसका केंद्र ये है। अब यहाँ पर हम 2 त्रिज्याओं की बात कर रहे हैं, तो 2 त्रिज्या हम ले लेते हैं। एक त्रिज्या ये ले लिया और दूसरी त्रिज्या ये ले ली। मान लो व्रत का केंद्र O है, इस पॉइंट को मैंने A से रिप्रेजेंट कर दिया और इसको B से, ठीक। तो इस व्रत में ये 2 त्रिज्याएं हैं, कौन कौन सी? OA और OB त्रिज्या है। उसके बाद संगत चाप की बात हो रही है। संगत चाप कौन सी है? ये जो AB है ये संगत चाप है, ये जो AB है ये संगत चाप है। तो इनसे घिरा हुआ, है ना,
इनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल कौन सा है? ये वाला क्षेत्रफल है। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है वही क्या है, वो त्रिज्यखंड होगा। एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप, तो दो त्रिज्या ये कौन सी, OA और OB हो गए, और संगत चाप कौन सी है, AB है। इनके बीच से का जो एरिया होगा यही क्या है, ये त्रिज्याखंड है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, नोट कर देते हैं इसको त्रिज्यखंड से, त्रिज्यखंड। ठीक, मतलब ये वाला एरिया जो OAB, ये वाला जो एरिया है यही क्या है, त्रिज्यखंड है। अब इसका कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है θ/360 इंटू πr²। ठीक, एक और फॉर्मूला होता है इसका, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, चाप की लंबाई होती है θ/360 इंटू 2πr। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं थीटा क्या है। तो थीटा जो है ये दोनों त्रिज्याओं के, जैसे OA और OB है, इनके बीच में जो है, इनके बीच का कोण होता है थीटा। ठीक है, दूसरी चीज़ 360 अंश क्या है, 360 जो है ये टोटल पूरा एंगल जो है, यहाँ से यदि ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है तो ये पूरा एंगल क्या होता है, 360 होता है, 360 का होता है। और ये जो थीटा है ये दोनों त्रिज्या के बीच का कोण होता है। ठीक, तो अपने पास दो फॉर्मूला निकल के आता है। त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो θ/360 इंटू πr², और त्रिज्याखंड का क्षेत्र, त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई, चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी, θ/360 इंटू 2πr। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं आगे। इसके बाद दिया है वृत्तखंड। वृत्तखंड होता क्या है कि वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और संलग्न चाप के बीच में परिबद्ध हो, वृत्तखंड कहलाता है। ठीक है, इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं हम कि एक मान लो एक वृत्त है। अब यहाँ पर इसमें बोला है वृत्तीय क्षेत्र है, ये वृत्तीय क्षेत्र है पूरा। वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा है ना, तो जीवा क्या होती है, ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र हो गया। अब यहाँ से मैंने एक रेखा यहाँ से खींच दी है, रेखाखंड AB, इसका केंद्र बिंदु O है। अब ये क्या है, AB एक जीवा है, और संगत चाप, संगत चाप मतलब कौन सी, यहाँ पर मान लेते हैं एक बिंदु P है, तो जो संगत चाप है वो कौन सी हो जाएगी, APB हो जाएगी। ठीक है, तो एक जीवा AB और इनके बीच इसका जो संगत चाप है कौन सा, APB, इनके बीच का जो भाग है ये क्या कहलाएगा, ये वाला भाग, ये वृत्तखंड कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं तो इसमें यदि ये केंद्र है, यहाँ से हम एक बिंदु A है इसको मिला देते हैं, और केंद्र से B बिंदु को मिला दिया, इनके बीच में एक कोण बनता है थीटा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये वाला जो पार्ट है ये पूरा त्रिज्याखंड है ना, त्रिज्याखंड है पूरा, और त्रिज्याखंड में से सिर्फ इस पार्ट का एरिया चाहिए अपने को। कौन सा पार्ट है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब APB का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि पूरे त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दिया जाए, कौन सा त्रिभुज, OAB त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि माइनस कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये अपने को वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सबसे पहले त्रिज्याखंड कौन सा, OAP
बी का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक, इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं फॉर्मूले के रूप में। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है, ये ओ ए और ओ बी, ये क्या है, आर है वृत्त की त्रिज्या, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक, तो इसका एक फॉर्मूला हो जाएगा क्या, जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल है वो किसके बराबर हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी का। ठीक, इसमें दो चीज़ें समझने लायक हैं कि इसके पहले हमने देखा कि वृत्तखंड और एक त्रिज्या खंड की बात करते हैं। तो दो वृत्त मैं बना देता हूँ। यहाँ पर दो वृत्त हैं, इसका वृत्त का केंद्र बिंदु O है, यहाँ पर भी केंद्र बिंदु O है। अब यहाँ पर बात करते हैं त्रिज्या खंड की। ठीक, ये क्या है, इसमें दो त्रिज्या खंड है, यदि इसको थीटा मान लिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर जो त्रिज्या खंड के दो पार्ट हैं, एक ये वाला बड़ा पार्ट है और एक छोटा पार्ट है। तो जो छोटा पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा लघु त्रिज्या खंड, और जो बड़ा पार्ट है वो क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्या खंड। ठीक है, छोटा पार्ट क्या कहलाएगा, लघु त्रिज्या खंड कहलाता है, और इसी वृत्त का जो त्रिज्या खंड का जो बड़ा पार्ट है वो क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्या खंड। अब इसके बाद वृत्तखंड की बात करते हैं। यहाँ पर एक रेखाखंड ए बी मैंने खींच दिया, तो यहाँ पर भी दो पार्ट है, एक छोटा वृत्तखंड है और एक बड़ा वृत्तखंड है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटा वृत्तखंड है, मतलब इसको बोल सकते हैं लघु वृत्तखंड, और ये हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। ठीक, इसको नोट कर लीजिए आप लोग।